जोहार दोस्तों, मैं हूं रोशन टोपो और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम बात हमारे मेहमान से बात किए एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण घटना पर, जिसे शायद आज के युवा नहीं जानते होंगे और शायद इसके बारे में कम ही चर्चा होती है। यह घटना 1 जनवरी 1948 की है, जब खरसावा में एक बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसे हम खरसावा गोलीकांड के नाम से जानते हैं। इसे भारत के आजादी के बाद का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि आजकल के युवा इस घटना के बारे में बहुत कम जानते हैं और नए साल का जश्न मनाते हुए इस तरह की ऐतिहासिक घटनाओं को भूल जाते हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी समझ सकें और हमारे इतिहास से जुड़ी इन महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखें। इस विषय पर हमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुष्मिता बेसरा जी, जो आदिवासी अधिकारों और इतिहास पर गहरी जानकारी रखती हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर खरसावा गोलीकांड क्या था, इसके कारण क्या थे और इस घटना का हमारे समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बिना देर किए आइए इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और जानें कि खरसावा गोलीकांड ने हमारे आदिवासी समाज और भारत के इतिहास को कैसे प्रभावित किया। 8 सितंबर 1980 को पश्चिमी सिंहभूम के गुआ में एक ऐसी घटना घटी जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। इस आंदोलन की वजह से ही झारखंड आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा का मुद्दा बन गया और साथ ही साथ झारखंड के गठन में भी गुआ गोलीकांड ने एक बेहद ही अहम भूमिका निभाई। आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट द ट्राइबल पॉडकास्ट और आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प चर्चा होने जा रही है। हम बात करेंगे 1 जनवरी 1948 को हुई एक ऐतिहासिक घटना के बारे में, जिसे आज तक मीडिया में ठीक से कवर नहीं किया गया है। साथ ही हम समझेंगे कि क्यों सरायकेला खरसावा के लोग 1 जनवरी को जश्न नहीं मनाते, बल्कि शहीदों की पुण्यतिथि मनाते हैं। और इस खास मौके पर हमारे साथ हैं सुष्मिता बेसरा, जो झारखंड की संस्कृति और इतिहास के बारे में गहरी जानकारी रखती है। सुष्मिता जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद रोशन जी, मुझे इस बातचीत का हिस्सा बनने का मौका देने के लिए मैं आभारी हूँ। ये एक महत्वपूर्ण और दिल दहला देने वाला विषय है जिसे हमें समझना चाहिए। बिल्कुल सुष्मिता जी, आज हम उस तारीख और उस घटना के बारे में बात करेंगे जो झारखंड के इतिहास का एक काला अध्याय है। 1 जनवरी 1948 को झारखंड में क्या हुआ था और क्यों आज भी सरायकेला खरसावा में इसे शहीदों की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। 1 जनवरी 1948 को जब हमारा देश स्वतंत्रता का पहला वर्ष मना रहा था, वहीं झारखंड में मातम का माहौल था। दरअसल 1947 में भारत के विभाजन के बाद ओडिशा ने सरायकेला खरसावा को अपनी सीमा में शामिल करने की कोशिश की थी। इसके विरोध में आदिवासी लोग उठ खड़े हुए थे। जयपाल सिंह मुंडा जैसे महान नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो उड़ीसा सरकार ने सरायकेला खरसावा को पुलिस अड्डा बना दिया था और आदिवासियों को काबू करने के लिए गोलियां चलवाईं। यह वाकई बहुत ही दुखद और खौफनाक घटना रही होगी। और जैसा कि आपने बताया, वहां कई लोग शहीद हो गए थे, कई मासूम बच्चे अनाथ हो गए थे और महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया था। इस सब का असर आज भी झारखंड में देखा जाता है। तो इस घटना के बाद सरायकेला खरसावा में 1 जनवरी को जश्न नहीं मनाया जाता, बल्कि शहीदों की पुण्यतिथि मनाई जाती है ना? बिल्कुल रोशन जी, सरायकेला खरसावा के लोग उस दिन शहीदों की पुण्यतिथि मनाते हैं क्योंकि वहां हुई बर्बरता को वे कभी नहीं भूल सकते। इस घटना के दौरान लगभग 2000 आदिवासी शहीद हुए थे और यह संघर्ष सिर्फ झारखंड की स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान के लिए भी था। ये सच है सुष्मिता जी, और यह इतिहास तो बहुत ही कम लोगों को पता है। मीडिया में इसे सही से कवर नहीं किया गया है। इस कारण हमें यह जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचानी चाहिए। आप हमें यह बताएं कि इस आंदोलन के बाद झारखंड के लोगों ने किस तरह से अपनी पहचान और स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। बिल्कुल, इस आंदोलन के बाद आदिवासी समाज में एक नई जागरूकता आई। जयपाल सिंह मुंडा जैसे नेताओं ने आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना की और धीरे धीरे झारखंड के लोग एकजुट हो गए। वे अपनी संस्कृति, भाषा और स्वाभिमान के लिए खड़े हुए। यह वाकई प्रेरणादायक है सुष्मिता जी। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी समाज की पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए
कितना संघर्ष करना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और इतिहास को लोग समझें और इसे याद रखें। अब हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी, लेकिन हमारे साथ रहिएगा क्योंकि इसके बाद हम और भी दिलचस्प बातें करेंगे। अपनी संस्कृति और विरासत को समझने का बेहतरीन मौका कुंडुक प्राइड वेबसाइट पर मिलेगा। कुंडुक, नागपुरी, हो, मुंडा, मुंडारी और संथाली भाषाओं का खास ट्राइबल बुक कलेक्शन। बस गूगल करें कुंडुक प्राइड या डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और ई कॉमर्स स्टोर बुक्स कलेक्शन पर अपनी पसंद की भाषा चुनें। हर ग्रुप में यूनिक ई बुक्स का कलेक्शन मिलेगा। पसंद आए किताब, बाय नाउ पर क्लिक करें, पेमेंट करें और अपनी नॉलेज की जर्नी शुरू करें। अभी विजिट करें www.crookspride.com और अपनी संस्कृति से जुड़े। और हम वापस लौट चुके हैं सुष्मिता बेसरा के साथ, जो हमें झारखंड के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी दे रही है। अब मैं सीधे आपको एक सवाल पूछता हूँ। 1 जनवरी 1948 को खरसावा में क्या हुआ था और इसे क्यों आजाद भारत का जलियांवाला कांड कहा जाता है? यह घटना 1 जनवरी 1948 की है, जब भारत को आजाद हुए सिर्फ कुछ महीने ही हुए थे। खरसावा में आदिवासी लोग एक सभा के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड राज्य की मांग उठाई जा रही थी। इसी बीच उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने उन पर गोलियां चला दीं। घटना में कितने लोग मारे गए, इस पर अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 35 से लेकर 2000 तक लोग मारे गए थे। यह बहुत ही भयावह और दुखद घटना थी। लेकिन सुष्मिता जी, क्या आप बता सकती हैं कि यह घटना क्यों घटी? क्या कारण था जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ? यह घटना सीधे झारखंड राज्य की मांग से जुड़ी थी। उड़ीसा राज्य खरसावां और सरायकीला को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि आदिवासी लोग अपनी अलग पहचान और राज्य की मांग कर रहे थे। वे ना तो उड़ीसा में मिलना चाहते थे और ना ही बिहार में। उनका उद्देश्य था झारखंड राज्य की स्थापना। तो इस तरह से यह आदिवासियों का संघर्ष था। आप बता रही हैं कि यह एक राजनीतिक संघर्ष था, लेकिन इसके पीछे और क्या क्या कारण थे जो इसे इतना बड़ा बना दिया? सही कहा आपने। 1955 में सबसे पहले झारखंड राज्य की मांग उठाई थी। उसके बाद से यह संघर्ष लगातार बढ़ता गया और यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का भी था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यह संघर्ष आदिवासी समाज के अस्तित्व की लड़ाई भी थी। अब अगर हम बात करें उस दिन की घटना की, तो क्या सुष्मिता जी, आपको लगता है कि यह गोलीबारी सिर्फ एक आकस्मिक घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? यह बिल्कुल एक साजिश थी। जब आदिवासी लोग सभा में इकट्ठा हुए थे, तो उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने एक लकीर खींच दी और कहा कि कोई भी इस लकीर को पार नहीं करेगा। इसके बाद जब आदिवासी लोग अपने पारंपरिक हथियारों के साथ आए, तो उड़ीसा पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। तो आप कह रही हैं कि यह पहले से तय था और पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। ये सच में बहुत चौंकाने वाली बात है। सुष्मिता जी, क्या इस घटना के बाद कोई जांच हुई थी या इस पर कोई कार्रवाई की गई थी? जी, एक ट्रिब्यूनल भी गठित किया गया था इस घटना की जांच के लिए, लेकिन उसकी रिपोर्ट का कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। यह बात भी बहुत ही चौंकाने वाली है कि इस घटना के बाद खरसावा को उड़ीसा में नहीं बल्कि बिहार में विलय कर दिया गया। यह सच में बहुत ही दुखद है कि एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन फिर 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य बना, तो यह इलाका झारखंड का हिस्सा बन गया। क्या आप बता सकती हैं कि इस घटना के बाद क्या हुआ था और आज उस जगह की स्थिति क्या है? घटना के बाद खरसावा में जहां गोलीबारी हुई थी, वहां एक शहीद स्मारक बनवाया गया। 1 जनवरी को आदिवासी रीति रिवाजों से यहां पूजा की जाती है। हालांकि इसे कई राजनीतिक दलों द्वारा अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तो आज भी खरसावा की वह जगह आदिवासियों के लिए एक प्रतीक बन चुकी है, जहां उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया जाता है। सुष्मिता जी, क्या आपको लगता है कि आज भी झारखंड राज्य की स्थापना और आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्ष जारी है? बिल्कुल, यह संघर्ष आज भी जारी है। आज भी आदिवासी समाज को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि झारखंड राज्य बनने के बाद कुछ सुधार हुए हैं। फिर भी आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आपका विचार बिल्कुल सही है। सुष्मिता जी, आपने आज हमें खरसावा गोलीकांड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। यह घटना हम सभी को याद रखनी चाहिए। इससे हमें यह समझने का मौका मिलता है कि आदिवासी समाज का संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि पहचान और अस्तित्व की भी लड़ाई है।
धन्यवाद रोशन जी, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका बहुत धन्यवाद सुष्मिता जी, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने इस पॉडकास्ट को सुना। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।